प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 हिंदी विषय में स्वागत है। आज मैं आपको ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान पढ़ाऊंगी, जो कि आपकी पुस्तक क्षितिज काव्यखंड से ली गई है या फिर आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो ये है वो कविता जिसे मैं अभी पढ़ाऊंगी, जिसका कि शीर्षक है कन्यादान। कन्यादान एक ऐसा शब्द है जिसे सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं और पहचाना हुआ शब्द है। कन्यादान का अर्थ होता है लड़की का विवाह। जब हम लड़की का विवाह करते हैं तब एक रस्म होती है जिसमें हमारे भारत में लड़कियों का दान किया जाता है। आइए पढ़ते हैं कन्यादान। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि कन्यादान कविता में परंपरागत आदर्शों से हट करके माँ ने अपनी बेटी को सीख दी है। वो उसे अपने जीवन की अंतिम पूंजी इसलिए समझती हैं, क्यों? इसलिए कि वो उसे जीवन भर पालती हैं और उन्हें जीवन के सही और गलत मायने को बताती हैं। तो जिस समय लड़की का विवाह होता है उस समय माँ को ये लगता है कि उसकी धरोहर जो कि उन्होंने अभी तक सहेज करके रखी थी, आज वो उनसे जुदा हो रही है। माँ बेटी का घनिष्ठ संबंध होता है। माँ अपना बचपन, अपनी जवानी अपनी बेटी की ही आंखों में देखती है। वो ये चाहती है कि जो उसके साथ घटा वो उसकी बेटी के साथ ना घटे। इस कारण से उसे तरह तरह की समाज में होने वाली प्रताड़नाओं से अवगत कराते हुए कहती है कि तुम लड़की जैसी हो, तुम लड़की जैसी दिखती हो, परंतु तुम्हारे अंदर लड़के जैसी गुण नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीवन बहुत ही संघर्षों से परिपूर्ण है और उस संघर्षों में तुम्हें तटस्थ होकर के खड़े रहना है। साथ ही उन्हें ये बताती है कि कपड़े, गहने ये सब एक बंधन में बांधने वाले होते हैं, जो कि हमें आकर्षित करके तमाम तरह की प्रताड़नाओं को सहने के लिए तैयार करते हैं। परंतु तुम्हें ये चीज़ सोचना है कि किस प्रकार से इस प्रताड़नाओं से तुम्हें दूर रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि दुख से परिपूर्ण होकर के या दुख से द्रवित होकर के तुम जिस चूल्हे पे रोटी बनाती हो या जिस आग पे खाना बनाती हो उसी पर तुम अपने देह को ना झोंक दो। इस तरह की सीख माँ अपनी बेटी को देती है, साथ ही उसे तमाम तरह के संघर्षों से अवगत कराते हुए उनसे लड़ने की भी सीख देती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं ऋतुराज द्वारा कृत ये कविता कन्यादान। कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त, लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे उसकी वही अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं, लड़की अभी सयानी नहीं, अभी इतनी भोली सरल थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों में। ऋतुराज ने इस छोटी सी कविता में अपनी अभिव्यक्तियों को, अपने भावों को इस प्रकार से संजोया है कि स्त्री जाति की संवेदनशीलता
और स्त्री जाति के प्रति उनकी अपनी संवेदनशीलता इसमें अभिव्यक्त होती है। साथ ही स्त्री के साथ हुए जितने भी अपराध या फिर जो यातनाएं उन्हें दी जाती हैं, उनसे ऋतुराज बहुत ही दुखी है। इस कारण से वो ये चाहती हैं कि चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार का संदेश जाए जिससे कि कन्यादान जैसा शब्द जो है इस समाज से हट जाए। हम किसी दूसरे की लड़की को भी अपनी ही लड़की समझ करके उसे अपने घर लेकर के आए। तो उन्होंने इस पंक्तियों में कहा है कि कवि कहते हैं कि माँ अपनी बेटी का कन्यादान जिस समय कर रही होती हैं, अर्थात वर के हाथ में अपनी कन्या का हाथ दे रही होती हैं, उस समय उसे बहुत ही दुख प्रतीत होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो जीवन भर एक एक रुपया जोड़ करके जो उन्होंने अपनी पूंजी एकत्रित की है वो आज उसे दान में दे रही हैं। साथ में कहते हैं कि उनकी लड़की यानी कि माँ को अपनी लड़की बहुत ही भोली और समझदार नज़र आती है। यानी कि अभी वो क्या है, वो बहुत ही भोली है। अभी वो इतनी समझदार नहीं हुई है कि वो सभी दुखों को अपने अनुसार या वातावरण या उसी समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लें। तो वो कहते हैं कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं, अर्थात माँ की जो बेटियां हैं वो कभी सयानी नहीं होती, इसलिए माँ थोड़ी सी परेशान होती है कि यहाँ पर रह करके यानी कि मायके में रह करके लड़की ने अभी ये काम नहीं सीखा, वो काम नहीं सीखा, कैसे जाएगी बाहर, कैसे रहेगी, कैसे करके सबको खुश करेगी। तो इससे वो बहुत दुखी होकर के कहती है कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी उसे, और वो इतनी भोली, इतनी सरल थी, वो इतनी भोली और इतनी वो सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, अर्थात उसे सुख तो पता था कि सुख क्या है, अर्थात उनकी इच्छाएं पूर्ति हो गई वो उसके लिए सुख, परंतु दुख बाँचना नहीं आता था कि दुख में वो अपने आप को कैसे तटस्थ बनाए रखे, ये उसे अभी नहीं सीखना, उसने अभी नहीं सीखा था या उसे नहीं आता था। आगे कवि कहते हैं कि पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि वो बालिका जो अभी बहुत ही छोटी थी, या फिर ये समझ लीजिए कि सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने में वो अभी पूरी तरह से जवान नहीं हो पाई थी, सयानी नहीं हो पाई थी। वो लड़की एक धुंधले प्रकाश की तरह थी। वो किस प्रकार की थी? एक धुंधले प्रकाश की थी, जो कि जीवन रूपी कविता, अर्थात एक जीवन रूपी एक छोटी सी कविता को बड़े ही या कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयत्न कर रही थी, अर्थात जीवन को पढ़ने का प्रयत्न कर रही थी। यहाँ पर कवि का भाव यह है कि जीवन के सामान्य ज्ञान अर्थात जो हमें सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं, उनको माँ अपने बेटी को अनुभवों के जो उन्हें अनुभव हुआ है उससे देते हुए कहती है कि तुम जिस प्रकार से ये समाज में जो भी तुम्हें अगर पीड़ाएं इत्यादि मिले तो तुम उनसे लगातार लड़ाई अर्थात यहाँ संघर्ष करना, ना कि हार मान करके उन परिस्थितियों से कोई ऐसा कदम उठा लो जिससे कि हमें सबको पछताना पड़े। आगे की पंक्तियों में माँ उससे कहती हैं कि माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, अर्थात जब युवती होती है लड़की तो उसे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज होता है, और सजने संवरने और शादी होने के बाद तो रूप और खिल जाता है। इसलिए माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती हैं कि तुम
अपने चेहरे को पानी में देख करके रीझना मत, अर्थात अपने सौंदर्य पर खो मत जाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। और अगर तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़े तो कभी ऐसा कदम ना उठा लेना कि हमें हमेशा के लिए सोचना पड़े, अर्थात वहाँ पर जब तुम रसोई में काम करना तो वहाँ रोटियां सेकना, ना कि कभी अपने संघर्ष से ऊब करके या विपरीत परिस्थितियों में पड़ करके अपना अपना देह आग को समर्पित मत करना, अर्थात तुम आग में मत जलना। आगे कहती हैं कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के, अर्थात वस्त्र और आभूषण के भ्रम में तुम मत रहना। क्यों? क्योंकि वस्त्र और आभूषण से स्त्री का सौंदर्य और बढ़ जाता है और स्त्री इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उलझ करके रह जाती है। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक भ्रम मात्र है, इनके भ्रमों में तुम ना पड़ना, इसलिए कि ये सब तुम्हें मोह के पाश में बांधने की कोशिश करेंगे, इसलिए इन पर तुम मत रीझना। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंत में माँ अपनी बेटी को समझाती हुई कहती हैं कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात लड़की जो कि सौंदर्य से परिपूर्ण, निर्बल और निर्बल होती है, परंतु वो कहती है तुम्हें आगे बढ़ करके यानी कि साहसी और निडर बनना है, जिससे कि जीवन रूपी संघर्ष पे तुम पास हो सको और अपने घर को अच्छे से सहेज करके रख सको। भाव यहाँ पर ये है कि परंपराओं के विपरीत, जो हमारे देश की परंपराएं हैं उसके विपरीत माँ बेटी को शिक्षा देती है कि तुम्हें स्वयं साहसी बनना होगा, जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं उनके लिए तुम्हें लड़ाई करना होगा, तुम्हें लड़ना होगा और इस समाज को एक नई सोच के लिए तैयार करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि लड़कियों के लिए जीवन जीना बहुत ही कठिनाई का काम है। आगे वो कहती है कि लड़कियां जो होती वो तरह तरह के आभूषण और वस्त्रों के भ्रम में ही जीवित रहती हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना, ये सब भ्रम जाल मात्र है, तुम्हें ऐसा नहीं करना। समाज को पहचान करके आगे बढ़ने की कोशिश करना है, समाज में तुमको अपनी पहचान बनाना है। इस तरह की शिक्षा इस कन्यादान में माँ अपनी बेटी को देती हैं। कविता के सौंदर्य की बात करें तो वात्सल्य से परिपूर्ण ये कविता है। साथ ही यहाँ पर तमाम जगह पे विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जिससे कि ये कविता जीवन के उन पहलुओं को छूती है तथा हमारे हृदय को भी स्पर्श कर जाती है और तमाम सारी महिलाओं को ये संदेश देती है कि हमें एकजुट होकर के और अपने आप को सबल बना करके इस समाज में फैली तमाम तरह की कुरीतियों से लगातार लड़ना है, अर्थात दहेज प्रथा जैसी चीज़ को हटाना है। और हमें ही, अगर हम दुर्गा हैं तो हमें ही काली बन करके इस समाज से कुरीतियों को हटाना है। धन्यवाद।